Welcome to our electro-homeopathic classes. मैं डॉक्टर हितेश पॉलस आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रो-होम्योपैथ क्या है। उसके साथ एक छोटा सा, क्योंकि ये ट्रायल क्लासेस है, ये 2 दिन तक ट्रायल क्लासेस चलेंगी और उसके बावजूद हम एक तरीके से सिस्टम से ईएच को लेंगे। तो आज आइए जानते हैं कि फॉर्मली तौर पर इलेक्ट्रो-होम्योपैथ क्या है। तो इलेक्ट्रो-होम्योपैथ एक ऐसा साइंस है जो कि प्लांट्स को यूज करता है। 114 प्लांट की ये पैथी है और इसमें हम 114 प्लांट्स के बायो एनर्जी का यूज करते हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, उनमें एनर्जी का संचार होता है और इसी तरीके से पौधों में भी बायो एनर्जी होती है, जिसकी मदद से हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। तो ये जो प्लांट से जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, जिनसे हम बायो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये कोहैबिटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है। जिस तरीके से हम एक सेंट बनाते हैं, उसमें हम उसके इसेंस को, यानी कि फ्लावर्स के इसेंस को लेते हैं, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रो होम्योपैथ में मेडिसिन बनाने के लिए हम स्पेज्रिक एसेंस का प्रयोग करते हैं और जिसे हम रेमेडी के रूप में यूज करते हैं। हम हैट्स ऑफ करते हैं डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी को कि जिन्होंने अपने अथक प्रयास से 90 मेडिसिन को बनाया और फिर उसके बाद उन्होंने उन 90 मेडिसिन का प्रयोग करके 38 मेडिसिन का एक रूप दिया और साथ में 38 मेडिसिन के साथ साथ यदि वो कुछ समय और जीवित रहते तो दोस्तों वो सिर्फ 9 ही मेडिसिन बनाते, यानी कि शरीर की कोई भी बीमारी हो उसको सिर्फ 9 मेडिसिन से ठीक किया जा सकता था। और उनका एक मानना है कि हमारे शरीर में 2 फ्लूइड होते हैं, ब्लड और लिम्फ। ब्लड और लिम्फ जब हमारे शरीर में अशुद्ध हो जाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां घर कर जाती हैं और हमारा उद्देश्य ब्लड और लिम्फ को, यानी कि रक्त और रस को शुद्ध करना होता है और इसी की मदद से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी स्टेट में रख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथ का जो सिद्धांत है वो कॉम्प्लेक्सा, कॉम्प्लेक्सेस एंड क्यूरेंटोर पर आधारित है। कॉम्प्लेक्सा, कॉम्प्लेक्सेस एंड क्यूरेंटोर का क्या मतलब है यहाँ कि हमारा जो शरीर है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम से बना हुआ है, इसीलिए इसके ऊपर कभी भी एक सिंगल मेडिसिन उस तरीके से प्रभाव नहीं डाल सकती जिस तरीके से कंबाइंड मेडिसिन डालती है। बिल्कुल जिस तरीके से डॉक्टर हनीमैन साहब ने होम्योपैथ में सिमिला, सिमिली एंड क्यूरेंटोर का सिद्धांत दिया था और उनका मानना था कि उन्होंने कुनीन को लेकर एक कुनीन को स्वस्थ आदमी को खिलाया और उसकी वजह से उसके शरीर में जितने भी सिम्टम्स आए उन्हीं को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि इस कुनीन को यदि हम किसी ऐसे जिसके ये सिम्टम्स आ रहे हैं ऐसे व्यक्ति को देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने वनस्पति शास्त्र को पढ़ा, पैरासेल्सस के वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन किया, तब उन्हें समझ में आया कि जब हमारा शरीर पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बना हुआ है, तो ये एक सिंगल मेडिसिन के साथ कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स मेडिसिन का एक ग्रुप बनाया जिसे आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रो होम्योपैथ के जो प्रैक्टिशनर हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और उनका ये मानना था डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी का कि 10 में से जो 9 बीमारियां हैं वो लिम्फ की वजह से होती हैं, यानी कि रस के अशुद्ध होने की वजह से होती है और एक बीमारी ब्लड की वजह से होती है। तो हमारे पास सभी तरह के ऑर्गन की जो मेडिसिन है वो मौजूद है, सिर्फ हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए।
जो लोग बहुत बेहतर तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथ की मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं, तो वो गोल्ड स्टोन हुआ, कैंसर हुआ, किडनी फेल्योर हुआ, है ना, किसी भी तरह की जो एक एलोपैथ यानी कि हमारा जो मॉडर्न साइंस है वो उनको रिमूव करता है या वो दूसरे तरीके अप्लाई करता है उन्हें ठीक करने के लिए, जबकि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाते। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथ है वो इन मेडिसिन का, अपने जो प्लांट्स की जो थेरेपी है इसका यूज करके बेहतर तरीके से उन्हें ठीक कर देता है और मिरेकुलस रिजल्ट ले लेता है। यहां तक कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के प्रैक्टिशनर हैं कहीं ये जादूगर तो नहीं है, पता नहीं ऐसा क्या करते हैं, इनकी ये जो मेडिसिन हैं ये बहुत अच्छा परिणाम देती है, नो डाउट। और आपको और हमें पता है कि आजकल किस तरीके से जो हमारा एनवायरमेंट है वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है, हमारे जो खान पान है उसमें भी यदि हम बात करें तो खेतों में पहले बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद का, मैन्योर का यूज किया जाता था, लेकिन आजकल जो फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया हैं, वो इतने घातक है जो शरीर पर एडवर्स इंपैक्ट डालते हैं। और यही जो बात थी, हमारे काउंट सीजर मैथी जी ने इस बात को पकड़ा और उन्होंने हमें बताया कि इन प्लांट्स में कुछ माइक्रो, मैक्रो और ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो कि ना सिर्फ प्लांट्स का बल्कि मानव शरीर का भी एक आधार होता है, मानव शरीर के जीने का एक आधार होता है। और यही जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं हम इसमें रेमेडी के रूप में यूज करते हैं और इनमें इतना पावर होता है जितना एक इलेक्ट्रिसिटी में होता है। जैसा कि इलेक्ट्रो से मतलब है हमारे एनर्जी से, यानी कि पौधों की एनर्जी को हम लेते हैं, उसका हम यूज करते हैं। और होम्यो का मतलब है होम्योस्टेसिस, यानी कि शरीर में आए असंतुलन को संतुलित करना। होम्योस्टेसिस का मतलब ही ये होता है। तो आप जानिए कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ है कितने बेहतर तरीके से हमें ट्रीट करता है और हमारे ब्लड और लिम्फ को प्योरीफाई करके हमें स्वस्थता प्रदान करता है, हेल्दी स्टेट देता है। तो यहां अगर हम बात करें, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा आज स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये जो 2 दिन है हमारे मेटाबॉलिज्म और उससे रिलेटेड डिसीजेस है। तो अब आप जानिए कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होता है और जिसमें फूड को एनर्जी में बदला जाता है और जो कि हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जब किसी का मेटाबॉलिज्म लूज पड़ता है, ढीला होता है, तो हम अक्सर कहा करते हैं कि भाई आप सुबह शाम की वॉक कीजिए, स्ट्रॉलिंग कीजिए या एक्सरसाइज करें जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए। ये एक कॉमन सी बात थी जिसके जरिए हम कहते हैं कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। जैसे ही हमने कोई भोजन खाया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, बिल्कुल इसी सीरीज में उनका ब्रेकडाउन होता है हमारे शरीर में और जो कि एक एनर्जी का निर्माण करता है। और इसी वजह से कहते हैं कि हमारे मेटाबॉलिज्म में 2 तरह के प्रोसेसेस बड़े देखे जाते हैं। सबसे पहला कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म, यानी कि हमारा जो ब्रेकिंग डाउन होता है जब हमने कुछ भी खाया तो वो एसोफेगस के पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है और जब वो स्टमक में जाता है तो वहां एसिड का आयन बेहतर तरीके से यूज होता है और जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये जब ब्रेक डाउन होते हैं तो ये एनर्जी को रिलीज करते हैं और जब एनर्जी को रिलीज करते हैं तो वहां ट्रांसफर होता है एक्सेस नाइट्रोजन इनटू वेस्ट प्रोडक्ट। जब वो वेस्ट होता है तो वो एक्सक्रीट होता है, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा एक्सेस नाइट्रोजन का, तो वो कहां से निकलेगा, हमारे यूरिन के माध्यम से निकलेगा। इसलिए अक्सर हम बात करते हैं और कहते हैं कि यदि हमारे उंगलियों में दर्द होता है या टोज में कहीं भी हमारे पंजों में आगे दर्द हो रहा है तो हम लोग
एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ इसका यूरिक एसिड बढ़ गया है। यानी कि मेटाबॉलिज्म में कहीं भी डिस्टरबेंस हो, किसी भी तरीके की उथल पुथल हो, क्योंकि ईएच का एक आधार है। हमारे शरीर में दो ही क्रियाएं होती हैं, या तो स्थिति हाइपर होगी यानी कि हमारा शरीर जरूरत से ज्यादा काम करेगा, या हाइपो होगी यानी कि हमारा शरीर जरूरत से कम काम करेगा। अब हमें देखना यही है कि अब जो फर्दर हम जो इन चीजों को देखते हैं, तो जब फूड से जब प्रोटीन चेन को आगे बढ़ाते हैं तो फर्दर वो मेटाबोलाइज्ड होता है अमीनो एसिड के रूप में, और फर्दर जो अमीनो एसिड है ये प्रोटीन के रूप में सिंथेसाइज होता है, सेल को एनर्जी भी प्रदान करता है। और मेटाबॉलिज्म का एक जो है, अगर बात करें तो जो कि बायोमोलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है, और जिसकी जो सेल को रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिपेयरिंग के लिए। अब सेल का जो पहला फूड है वो ग्लूकोज होता है। हमें भी पता है कि जब कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेक डाउन होता है तो वो ग्लूकोज में वो टूटता है। और हमारे शरीर में दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सेल का जो एक पार्ट होता है जिसमें सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम है वो स्टोर रहते हैं, है ना। तो वहां जो कैटासोल जो सेल का एक पार्ट होता है, उसमें हमारे जो मौजूद रहते हैं जो एंजाइम्स हैं जो मेटाबॉलिज्म को आगे बढ़ाते हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से इस प्रोसेस को आगे लेकर चलते हैं। तो दोस्तों आप ये जानिए कि जो मेटाबॉलिज्म है, यदि आपका मेटाबॉलिज्म किसी भी तरीके से डिस्टर्ब होता है तो समझ लीजिए कि आपको बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आने वाली। लेकिन निश्चिंत रहिए, यदि आपके आसपास इलेक्ट्रो होम्योपैथ के प्रैक्टिशनर हैं और आप खुद जो मुझे आज सुन रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के जो प्रैक्टिशनर हैं, वो बेहतर तरीके से इस चीज को समझकर उसका एक सोल्यूशन दे सकते हैं और एक बहुत बेहतर सोल्यूशन दे सकते हैं। और आज हम आगे बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में हाँ जी, आप अपना जो ऑडियो है ऑफ कर लीजिएगा प्लीज, ताकि प्रोसेस तरीके से किया जा सके। आप अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। हमें पता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, क्योंकि हमारे शरीर में मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है क्यों जरूरी होता है कि हर लिविंग बीइंग को एनर्जी की जरूरत होती है। यदि हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस किसी भी तरीके से अगर स्लो होता है या हाई होता है तो हमें हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। और इसी चीज के तहत जब हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन सबसे पहले होता है, फिर प्रोटीन का होता है और फिर फैट्स का होता है। और ये बहुत हाई रूप में एनर्जी को जनरेट करते हैं एटीपी के रूप में, और एटीपी हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करती है जिसकी हमें नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसा कि अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो प्रोटीएज जो एक एंजाइम है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है और जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ऐसे ही अमाइलेज एक अनदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि बहुत सारे लोग अपने मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर लेते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वो इतनी जल्दी में होते हैं कि अपने खान पान का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, और जिस भोजन को अच्छे तरीके से चबाना चाहिए तो वो दांतों का काम आंतों से करवाते हैं। जब दांतों का काम आंतों से होगा तो मेटाबॉलिज्म का बिगड़ना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है। और उसके प्रोसेस में जितने भी एंजाइम्स शामिल होते हैं और उनमें जब इस तरह से कमी आना शुरू हो जाती है, जब हमारा एसिड टाइम बिगड़ना शुरू हो जाता है तो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाता है। अक्सर हम बात करते हैं
कि ठीक है जी, हमने खाना खाया, हमारा पेट हैवी लग रहा है, हैवीनेस इज देयर, एसिड बनता है, गैस ज्यादा पास होता है, हमें यहाँ कलेजे के आसपास बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। ये जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, हमारा शरीर हमें इंडिकेट करता है, इंडिकेशंस देता है कि मेटाबॉलिज्म बिगड़ने से आपके शरीर में कितने गंभीर रोग शामिल हो सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि हमारे जो शरीर में जो न्यूट्रिशन है। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं कि आप कितना भी हेल्दी भोजन खा लीजिए, यदि आपके भोजन में मिनरल्स की मात्रा यदि कम है तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि मिनरल आपके शरीर में एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। तो आप कितना भी हेल्दी भोजन कर लीजिए, यदि मिनरल्स की मात्रा हमारे लिए कम है, हम हमारे डेली भोजन में इनटेक हम कम करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। जैसा कि हमें पता है कि यदि हमारा जो शरीर है वो जो है हाफ जो है आधा जो प्रोसेस है वो नर्वाइन सिस्टम से मैनेज होता है और हाफ प्रोसेस जो है वो हार्मोन से मेंटेन होता है। हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि आवर बॉडी इज पार्टली मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली मैनेज्ड बाय हार्मोनल सिस्टम। हमें भी पता है यदि हमारा हार्मोन डिस्टर्ब हुआ, यदि हमें थायराइड फंक्शन में कोई डिस्टर्बेंस आई, तो यदि उसका प्रोसेस स्लो हो गया तो हमारा शरीर सुस्त रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी, हाथों पैरों में दर्द रहेगा, हमें कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। इस तरह की समस्याएं हम लोगों के साथ लगातार बनी रहेगी। तो ये जो समस्याएं हैं, इन सब चीजों को समझने के लिए हमें थोड़ी सी गहराई से इसे जानना जरूरी है। लेकिन अभी हम जो आपके साथ ये जो 30 मिनट का एक प्रोसेस रख रहे हैं, ये अगले 2 दिन जो फ्री सेमिनार आप लोगों के साथ कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो ईएच प्रैक्टिशनर्स हैं, ईएच ब्रदर्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का फायदा उठाएं, वो और ज्यादा से ज्यादा गहराई से अध्ययन कर पाए। और जो लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इन वीडियोस को सुने, एटलीस्ट उनकी प्रैक्टिस में और 4 चांद लगे। तो इसी मंशा के साथ कि हमें जो न्यूट्रिशन और एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और जो बैलेंस में ही रखना पड़ता है हमें, तो हम जो मेटाबॉलिक प्रोसेस की जो बात कर रहे थे, वहां हम कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म की आपको बात बताना चाहते हैं कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो उसमें स्टार्च, शुगर और सेलुलोज, और स्टार्च और जो शुगर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और यहां मैं आपसे यदि एक सवाल पूछूं कि जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है तो वो किस ट्रांसपोर्ट चैनल के जरिए सेल तक पहुंचता है, तो शायद आप कुछ भी जवाब दे, तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि ग्लूकोज को सेल तक जाने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। ये एक मैकेनिज्म है जो कि डिफ्यूज होकर बिल्कुल सेल में जाता है और उसे एनर्जी प्रदान करता है। और दूसरा मेटाबॉलिक प्रोसेस में यदि मैं बात करूं कि जो आरबीसी एक ऐसी सेल होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है और पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है, लेकिन बड़े ईमानदारी से ये पहुंचाती है, लेकिन ये खुद इसका यूज नहीं करती है क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो यहाँ जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म एक ऐसी स्थिति है जहां मतलब हम लोग जनरल में ये बात करते हैं कि आपका पेट खराब है तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने साधारण तौर पर बात कही। मेटाबॉलिज्म का मतलब है माउथ टू एनस, यानी कि हमारे मेटाबॉलिज्म के जो मेजर ऑर्गन्स हैं, माउथ से लेकर अब जब आपके स्टमक में खाना गया, लीवर में खाना गया, आपका जो पेनक्रियाज है उसने इंसुलिन जनरेट किया, लीवर ने अपना प्रोसेस बनाया, ये सारी चीजें, और एंड जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो किडनी होता है जो एंड में काम करता है और जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है।
लेकिन जब हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब होता है किसी भी तरीके से, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि हमारा किडनी का फेल्योर भी इसी वजह से बनता है। डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये डिजीज नहीं है। अक्सर हमें ये भ्रम पैदा किया जाता है कि दिस इज डिजीज, जो मॉडर्न साइंस है वो इसे डिजीज का रूप लेता है, लेकिन ये डिजीज ना होकर ये डिसऑर्डर है, जिसमें डायबिटीज मेलाइटस आ जाती है। यदि प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो गेस्टेशनल डायबिटीज का पीरियड उनको देखने को मिलता है, और अनुवांशिक तौर पर, जेनेटिक्स तौर पर भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। ये हम धीरे प्रोसेस बाय प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करेंगे। हर वो छोटी छोटी बात, हर वो छोटे छोटे पॉइंट्स आपके लिए निकाल कर लाएंगे जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और जहां हम यह बात करें कि बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो जो प्रोटीन जो न्यूट्रिशियस जो प्रोटीन होता है हमें बहुत ज्यादा फायदा करता है, और हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है इन सब प्रोटीन्स की। तो यहाँ जो कुछ जो अमाइनो एसिड्स बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं होते हैं, जैसे लाइसिन हो गया, ट्राइप्टोफेन हो गया, है ना, और ल्यूसाइन हो गया, इस तरह के जितने भी जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इसके द्वारा यूज नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ छोटी छोटी जो चीजें हैं, वो कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, और छोटी छोटी बातों को लाइफ में अप्लाई करने से हमारा मेटाबॉलिज्म बेस्ट हो सकता है। क्योंकि समय की गंभीरता है, इसलिए मैं बड़े शॉर्ट तौर पर और बड़े साधारण शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जब रूटीन की क्लास में हम चलेंगे तो एक भी पॉइंट आपके लिए नहीं छोड़ेंगे, आपका हर वाय क्लियर होता चलेगा। तो आपका यही सपोर्ट मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जैसे जो आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देने की प्रयास कर रहे हैं, जो कुछ भी हम टेबल प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करते चलेंगे। और मैं वादा करता हूं और दावा करता हूं कि आपकी टेबल प्रैक्टिस में और भी ज्यादा चार चांद लगेंगे। तो आइए बात करते हैं कि किस तरीके से हम मेटाबॉलिज्म को फिट बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। फिट रहने के लिए हमें हेल्दी मेटाबॉलिज्म की जरूरत होती है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी खान पान की आदतों में सुधार करना होगा। सबसे पहला सुधार, जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर लेते हैं, हम चाय लेते हैं, हम दूध भी ले सकते हैं, हम कुछ ऐसी हेल्दी फ्रूट्स भी ले सकते हैं जो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को बढ़ाते हैं। अक्सर हम पार्टीज में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो वहाँ हम सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, और वहां जाकर फ्रूट्स का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, जो हमारे लिए एक खतरा है, जो हमारे लिए टॉक्सिन का काम करेगा, हेल्दी डाइट का काम नहीं करेगा। क्योंकि दोपहर 12 बजे तक ही हमें फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। उसके बाद सैलेड्स है जिसका हम बहुत अच्छे तरीके से सेवन कर सकते हैं। हाँ, खाली पेट हम किसी भी तरह से निकोटिन और कैफीन का सेवन ना करें। कैफीन का सेवन थोड़ा बहुत आप कॉफी ले सकते हैं, जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है। आपके फूड में फाइबर ज्यादा शामिल होना चाहिए, ताकि आपकी जो गट हेल्थ है वो भी बहुत बेहतर रहे, बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े। तो ये जो कुछ चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हम ध्यान रख सकते हैं कि हम जब भी खाना खाएं, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। कहते हैं ना, जब हमने आधा खाना खा लिया तब आप पानी पी लीजिए, उसके बाद आधा खाना खा लीजिए, देयर इज नो इशू। लेकिन यदि आपने खाना खाने के तुरंत बाद पानी पिया तो ये जहर का काम करेगा, निसंदेह आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। और यदि हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो यूएसए में यदि हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1 से 3% जो बच्चे हैं वो सफर करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज हमारे इंडिया में भी जो यूरोपियन कंट्रीज का एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से आ रहा है, छा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम चाइनीज फूड, हम फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, इन सब चीजों का इस्तेमाल करें, और उसके ठीक विपरीत
हम अपनी डाइट में उन गर्म चीजों के साथ कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स भी हमारे गट्स हेल्थ को पूरी तरीके से खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो इसलिए ईएच प्रैक्टिशनर हमेशा इन छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान रखता है, ताकि उसका मरीज, क्योंकि वो इलाज करने से पहले उसकी काउंसलिंग करता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूरे विश्व भर में एक ऐसा डॉक्टर है, मैं उन्हें डॉक्टर कहूंगा, प्रैक्टिशनर नहीं कहूंगा, क्योंकि वही ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लाइलाज बीमारी, जो एलोपैथ हाथ खड़े कर देती है, वो उन बीमारियों का वो इलाज करते हैं। ये एक खास बात है हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर्स की। यदि हम बात करें कि हमें किसी भी तरह का इंफेक्शन हुआ है, हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई है, या हम छोटी छोटी जो आदतें बिगाड़ लेते हैं, हमारे सिर में दर्द हुआ, केमिस्ट से लाकर हमने कोई ना कोई मेडिसिन ले ली, है ना, और कोई किसी भी तरीके की हम मेडिसिन लेते हैं, तो वो हमारे लीवर पर डायरेक्ट प्रभाव डालती है। अब ये किस तरीके से जो ये मेटाबॉलिज्म है, किस तरीके से हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, कितने तरह के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, वो सारी जो बातें हैं हम आपके साथ कल बिल्कुल अच्छे तरीके से और विस्तार से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं जैसे जैसे टाइम नोट करता जा रहा हूं, क्योंकि हमारी ये 30 मिनट की एक वीडियो है, ये एक ट्रायल क्लास है, जिसमें हम 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, आप निश्चिंत रहिए, हम आपको मेटाबॉलिज्म के ऊपर और भी शानदार जानकारी लेकर आएंगे। लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल दावा करता हूं कि जो मेटाबॉलिज्म जब बिगड़ता है, तो क्या क्या चीजें आपके साथ घटित होती है। आपका पेट बिगड़ा, आपका जो प्लीज जो भी डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़े हैं, वो अपनी जो ऑडियो है उसको प्लीज म्यूट कर लें, प्लीज वो अपनी ऑडियो को म्यूट कर लें, ताकि मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से जाए और किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस ना हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। सो जो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, उस 5 मिनट में ये बताना चाहता हूँ कि हमारी क्लास में जुड़ने का आपको क्या फायदा होगा। आज डेराबस्सी में, पंजाब में मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ किडनी फेल्योर में मैं बहुत अच्छे रिजल्ट ले चुका हूँ, ओवरियन कैंसर में मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट चल रहे हैं। आपकी अगर मैं बात करूं, गोल्ड स्टोन में 21 mm की पथरी को 16 mm और 15 mm तक पहुंचाने का हमने 3 महीने में ऐसा काम किया है। लेकिन हम और भी तेज गति से लगे हुए हैं कि इस रिसर्च में और नई नई चीजें शामिल हो सके। वो सारी चीजें हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे, और कल 15 मिनट का मेटाबॉलिज्म बताकर आपको कुछ प्यारे से प्रोटोकॉल, जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप सभी प्रैक्टिशनर है। मैं एक बात करता हूं, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे एक पता था कि मेटाबॉलिज्म को सुधारना है, तो उसके लिए मैंने S1WE का सेकंड डाइल्यूशन देना शुरू कर दिया, और 95% लोग इससे इतने जबरदस्त इंप्रेस हुए कि उनको जो और भी दिक्कतें थी वो भी गायब होनी शुरू हो गई। अब आप देखिएगा कि S1WE कुछ भी नहीं, अगर आपको हाइपोथायराइड की कोई शिकायत थी, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने S2 उठाया, C3 लिया, L2 लिया, और उसके साथ RE स्टिमुलेटर जोड़ दिया, तो हाइपोथायराइड में अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। और यही S2, C3, L2 और यही अगर हमने RE की जगह YE कर दिया, तो हाइपरथायराइडिज्म में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। यदि आपके शरीर में किसी भी तरीके का आप ट्रीटमेंट करते हैं और वो वेस्ट निकालना जरूरी है, तो आपको और हमें पता है S6, C6, L1, Y और B आपके जो शरीर का जो वेस्ट है उसको निकाल देगा, आपके यूरिन के प्रेशर को बढ़ा देगा। यदि आपने यूरिन का प्रेशर और बढ़ाना है, आपको पता है कि एसाइटिस की कंडीशन आ गई है या हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन आ चुकी है, तो S2, C2, C17, A1, F1, RE, उसको यदि आप D4 में अगर प्रोड्यूस कर दे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। यही आप S2, C2, L1, Y का यूज करें तो एलिफेंटियासिस, यानी कि जो पैर में एक बीमारी होती है जिसमें स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है, तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। यदि आपकी आज मैं अगर बात करूं
कि अगर आपका गोल स्टोन ठीक नहीं हो रहा तो अक्सर वाई का यूज कम किया जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको दावे से कहता हूं कि आप स्टार्टिंग इसी से कीजिए, C8Y, S1, C15G, D5 से आप स्टार्ट करें और धीरे धीरे आगे के प्रोसेस में आप बढ़े अपनी टेबल प्रैक्टिस के अनुसार, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये वो प्रोटोकॉल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं या आप लोगों को बता रहा हूं जिसके मैं रिजल्ट ले चुका हूं और मेरे पास प्रूफ है इस चीज के। बगैर प्रूफ के हम लोग चलते ही नहीं है। और हमने अपने इस क्लिनिक में, पोल्स क्लिनिक में 2 और 2.5 इंच 2 व्यक्तियों की हाइट भी बढ़ाई। कहते हैं कि हाइट, लोग इतना विज्ञापन करते हैं, लोगों से पैसे ऐंठते हैं। तो मेरे पास एक बच्चा आया और उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि सर मैं अपनी हाइट बढ़ाना चाहता हूं। तो मैंने कहा बेटा आप चिंता मत करें, आपकी हाइट बढ़ेगी। तो उसकी हमने हाइट बढ़ाई विद प्रूफ, उसकी वीडियो भी है। जब हम ये जो आपकी और हमारी ये जो बातचीत चल रही है, जो रिकॉर्डिंग हो रही है, इसका रिकॉर्डिंग भी होगा और ये रिकॉर्डिंग भी भेजा जाएगा। जिस तरीके से आपको लिंक मिला है उसी तरीके से आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजी जाएगी। आप निश्चिंत रहें इस चीज में। और कल के लिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा विषय है कि जिस पर आप एक हफ्ता भी गुजार दे तो बहुत कम पड़ता है। और एक ईएच प्रैक्टिशनर को मेरा ऐसा मानना है कि मेटाबॉलिज्म के उन अनछुए पहलुओं को समझना जरूरी है जिससे वो अपनी प्रैक्टिस को और बहुत ज्यादा बढ़ा सके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और कल फिर ठीक इसी समय पर आपके साथ हाजिर रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, मेरा एक छोटा सा प्रयास पसंद आएगा। नमस्कार।